नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पहचान एकेडमी पर। तो हमारा जो विश्व ज्योग्राफी का चल रहा है सीरीज, इसमें आज का टॉपिक हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर मतलब उसके भूगर्भ तक संरचना कैसी है, इसको जानेंगे आज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बनते रहते हैं। तो आज का टॉपिक देख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते, पहले देखेंगे हम कि पृथ्वी के तो बाहरी सतह जो होती है उसकी ऊपर की लेयर, उसके ऊपर जितने भी जैसे महासागर महाद्वीप जितने भी पहाड़ पर्वत है सब हमको दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है ये हमको नहीं पता। इसी के बारे में क्या है कि अदृश्य मतलब थोड़ा प्रमाण इसका अदृश्य माना जाता है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको हम समझेंगे। तो पृथ्वी की क्या है कि आंतरिक संरचना, पहले हम पृथ्वी समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का कोर मतलब केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है। और पृथ्वी की त्रिज्या, जैसे कि हम बात करें त्रिज्या क्या होता है, ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी, अगर पूरा हो जाएगा तो व्यास हो जाएगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो हमारी है 6370 किलोमीटर लगभग, ठीक, इसकी त्रिज्या है। तो हम जो सतह इसकी पृथ्वी की बाहरी सतह पे ही तो हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की बाहरी सतह पे ही पर्वत पठार नदियां महासागर सब इसके प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उसी में हम विद्वान हैं सब लोग। लेकिन इसके अंदर जाने पे क्या हमको मिलता है, इसकी जानकारी हम इस टॉपिक में करेंगे। तो पहले इसमें समझेंगे, इसकी त्रिज्या है 6370, तो मतलब यहाँ से तो आपका 0 किलोमीटर है, 0 मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 6370 किलोमीटर। तो कुछ मतलब कुछ अंदर तक जाने के हम लोग अभी तक मतलब जो हम लोग ज्ञात किए हैं पृथ्वी के, मतलब कहीं भी माइनिंग करते हैं कोयले खदान से या तो फिर पेट्रोलियम कार्य करते हैं पेट्रोलियम, तो उसमें 12 किलोमीटर लगभग गए हैं, 12 किलोमीटर, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए हैं। तो हम लोग बस वहीं तक जा पाए, उसके अंदर हम लोग अनुमान लगाते हैं कुछ मतलब अप्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में। अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है हमारे, उसके मतलब पृथ्वी के घनत्व जो बाहरी घनत्व है, उसके बाद अंदर का घनत्व कैसा है, उसके तापक्रम को लेकर और उसके दबाव को लेकर, ये सब हम समझते हैं। मतलब कि इसी के अनुमान अप्रत्यक्ष प्रमाण में हमको सिद्ध होता है कि पृथ्वी का मतलब आंतरिक संरचना कैसे है, क्या क्या है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारा क्या था कि हम लोग समझते हैं कि घनत्व दबाव और तापक्रम होता है, लेकिन प्रत्यक्ष स्रोत में है भूकंप और ज्वालामुखी। क्योंकि भूकंप को हम जैसे कि भूगर्भ शास्त्री जो होते हैं वो भूकंप से संबंधित जानकारी को पता कर लेते हैं, कैसे कहाँ भूकंप कैसे आ रहा है, और ये ज्वालामुखी क्रिया जब होती है उसमें मैग्मा जब बाहर आता है उस तरह से ही पता चल जाता है कि मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या कैसे है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से हमको पता चल जाता है। कि अप्रत्यक्ष रूप में हम देखेंगे घनत्व है, दबाव है, तापक्रम है, 3 चीज होती है, इसको नोट कर लेंगे प्रमाण में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो हमको प्रमाण मिलता है कि कैसे मतलब पता चलेगा, इसको नोट करेंगे यहाँ पे। प्रमाण में 2 स्रोत हैं, मतलब एक प्रत्यक्ष है, एक आपका अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में क्या बताए थे, घनत्व और दबाव और तापक्रम, 3 चीज हैं। घनत्व दबाव तापक्रम, डेंसिटी और प्रेशर टेम्परेचर, 3 चीज हैं इसमें, ठीक। और प्रत्यक्ष में क्या बताए थे कि ज्वालामुखी और भूकंप संबंधित जानकारी। भूकंप साक्ष्य, ठीक। ये तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए 2 रूपों में समझ रहे हैं। तो पहले बात करते हैं घनत्व दबाव तापक्रम की, ठीक है। तो पृथ्वी में हम जानते हैं कि जैसे कि हम इसमें घनत्व, इसके बाहरी सतह का घनत्व कम होता है, जो बाहरी सतह है पृथ्वी के बाहर, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। बाहरी सतह पृथ्वी का जो होता है वो क्रस्ट, हिंदी में भूपर्पटी इसे कहते हैं, ठीक है। नोट करेंगे यहाँ से।
क्रस्ट या भू परपटी, क्योंकि ये पृथ्वी की एकदम बाहरी परत है इसलिए ये परपटी टाइप की है। ठीक, फिर इसके नीचे मतलब आएंगे, मतलब पृथ्वी के अंदर और जाएंगे तो एक भाग मिलेगा आपको मेंटल का। किसका मिलेगा? मेंटल। ये भाग आपका है मेंटल, मेंटल इसे कहते हैं। फिर बीच का जो भाग होता है, इसके बीच का भाग वो कोर कहलाता है। ठीक है, और कोर में भी मतलब बीच में दो कोर होते हैं, एक बाह्य कोर होता है, एक आंतरिक कोर होता है। ये बाह्य कोर है आपका, इसे क्रोड भी कहते हैं, बीच वाले को क्रोड भी कहते हैं। ठीक, तो ये पृथ्वी की सतह पे जैसे बताए क्रस्ट है, फिर उसके अंदर जाएंगे मेटल मिलेगा, फिर बाह्य कोर है, फिर इनर कोर मतलब आंतरिक कोर है। तो इसमें समझेंगे कि जैसे 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 पृथ्वी के अंदर मतलब केंद्र की तरफ जाएंगे उसमें दो चीज की वृद्धि होती है, एक घनत्व की और एक दबाव की। मतलब लगातार वृद्धि होती जाती है, किस चीज की? घनत्व की और दबाव की लगातार वृद्धि होती जाती है। क्योंकि ये क्या है कि भूपर्पटी बाहरी आवरण है, ये हल्का मतलब एक मतलब कि जिसे कहते हैं कि मुलायम टाइप का परपटी रहती है, मुलायम, ज्यादा मतलब कठोर नहीं रहती। लेकिन इसके भीतर जैसे ही घुसेंगे हम लोग, अंदर जाएंगे, कुछ भी जानकारी पता करेंगे तो उसमें पता चलता है कि मतलब इसकी कठोरपन मतलब ज्यादा मिलती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो घनत्व क्यों इसका ज्यादा होगा? क्योंकि घनत्व क्या होता है कि उसकी मतलब कि कम सेंटीमीटर में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए वहां पे जो घनत्व अधिक होती है। तो धीरे धीरे घनत्व बढ़ती जाएगी और केंद्र तक आते आते बहुत ज्यादा घनत्व हो जाएगा। और क्या है दबाव इसका, क्योंकि चारों तरफ से चट्टानों से दबी हुई है, केंद्र में इसमें क्या है चट्टानों से दबी हुई होने के कारण यहाँ पे इसका दबाव अधिक होता है बीच में। घनत्व और दबाव मतलब कि बढ़ते हुए केंद्र की तरफ जाते हैं। पहले क्रस्ट से ज्यादा बढ़ेगा, मेटल में जाएगा, मेटल से बढ़ के बाह्य कोर से कोर में जाके सबसे ज्यादा हमको घनत्व मिलेगा और दबाव मिलेगा। तो एक एक करके इसमें देखते हैं। पहले देखेंगे हम घनत्व की बात करते हैं तो इसका जो बाहरी प्रॉपर्टी है इसकी घनत्व कितनी होती है? तो इसका जो घनत्व होता है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम कहते हैं घन सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रस्ट का जो घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसका घनत्व है किसका? क्रस्ट का। इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब बात करते हैं मेटल का। हम बताए क्या होता है, घनत्व बढ़ता जाता है, जैसे ही केंद्र की तरफ जाएंगे धीरे धीरे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो मेटल का क्या है 4.5 लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये मेटल का मतलब घनत्व है बता रहे हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कोर की केंद्र, जिसको पृथ्वी केंद्र, इसका घनत्व की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 13। कितना? केंद्र का घनत्व कितना होगा इसके कोर का? लगभग 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसे घन सेंटीमीटर कहते हैं। तो इसमें घनत्व देखो बढ़ती जाए, 2.9 से 4.5 हुआ, 4.5 से 13 ग्राम 13 हो गया। मतलब ये घनत्व बढ़ता जा रहा है केंद्र की तरफ जाने पे, पृथ्वी के बाहरी भूप्रपट्टी से केंद्र की तरफ जाने में घनत्व बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दबाव। दबाव तो जैसे कि बाहर से जो दबाव पड़ता है अंदर की तरफ, जिस कारण से ये एक मतलब कि सीमित क्षेत्र में चारों तरफ दबाव पड़ रहा है इसके, जिस कारण से इस प्रेशर के माध्यम से ये एक मतलब कठोर मतलब बीच में क्या होता है तब कठोरपन। जैसे बात करते हैं हम जानते हैं कि पृथ्वी में जो केंद्र है वो लोहे का है, केंद्र में लोहे का बना है इसका कोर। और लोहे का हम जानते हैं कितना डेंसिटी होती है, लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इससे भी ज्यादा है। तो मतलब लोहे से भी कठोरपन है इसके भीतर, इसके केंद्र में लोहे से भी कठोरपन है ज्यादा।
क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना पड़ रहा है चारों तरफ से, पृथ्वी की जो बाहरी सतह जितनी है वो परपट्टी होगा, मेटल होगा, बाह्य कोर होगा, ये जाके उसके कोर पे, आंतरिक कोर पे प्रेशर इतना डाल रहे हैं तो दबाव का एकदम कठोरपन उसके अंदर है। ठीक, अब बात करते हैं तापक्रम की। तो तापक्रम में भी वही होता है कि प्रति मतलब जैसे हम जानते हैं कि 32 मीटर तक जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में वृद्धि होती है। 32 लिखेंगे हम, तापक्रम की बात कर रहे हैं कि भूपर्पट्टी से 32 मीटर तक जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। ठीक, और फिर 32 मीटर, इसके बाद आगे देखेंगे 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में हो जाता है। फिर उसके बाद आगे से देखेंगे फिर 300, 300 से आगे, 100 से आगे भी 300 तक, 300 किलोमीटर के आगे देखेंगे तो ये फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम प्रति किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ये तो 32 मीटर तक एक तापक्रम वृद्धि हुई है, फिर 100 किलोमीटर तक कितना, 100 किलोमीटर से 300 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वृद्धि हो रही है। फिर 300 से उसके आगे जाएंगे, जैसे यहाँ तक, कहाँ तक, 6370 किलोमीटर तक, एक प्रति मतलब किलोमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वृद्धि हो रही है। ऐसे हम मतलब कितना वृद्धि हो रही है कि केंद्र का तापक्रम कितना बन जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र का तापक्रम पृथ्वी के कितना बन जा रहा है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापक्रम है इसका। इसका अनुमान जैसे जो अप्रत्यक्ष प्रमाण में तापक्रम मतलब कितना डिग्री करने पे इतना मतलब डिग्री तापक्रम वृद्धि होती है, इतना मीटर अंदर जाने पे, किलोमीटर, मीटर, जैसे सब यहाँ पैमाना हो गया है। ये अप्रत्यक्ष प्रमाण में हम समझ चुके हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण में समझते हैं कि ज्वालामुखी और भूकंप साक्ष्य कैसा होता है। तो ज्वालामुखी भूकंप साक्ष्य बताते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे साइड में यहीं पे, फिर बताते हैं। ज्वालामुखी हम जानते हैं कि जो पृथ्वी भूपर्पट्टी है इसी पे ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं। तो पृथ्वी में जैसे कि नीचे एक मतलब पाया जाता है तरल पदार्थ, भूपर्पट्टी के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा तरल पदार्थ टाइप का रहता है। तो यही मतलब अपना मतलब बाहर निकलने के लिए पहाड़ों से कोई मतलब ज्वालामुखी पर्वत है उसके सहारे ये बाहर आ जाते हैं। तो इसका जो यहाँ का भाग होता है, इसको तो हम जानते हैं जो तरल पदार्थ होता है वो अंदर रहेगा ज्वालामुखी के, वो मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? तरल पदार्थ मैग्मा। जब निकलेगा बाहर तो ये क्या हो जाएगा, लावा। ठीक, ये ज्वालामुखी में आगे पढ़ेंगे, ज्वालामुखी का एक टॉपिक अलग से, उसमें हम अच्छे समझेंगे। इसमें समझिए पहले कैसे इसको मतलब ज्वालामुखी प्रत्यक्ष प्रमाण पाया जाता है। तो जो मैग्मा यही है और ये बाहर निकलता है। हम जैसे भूपर्पट्टी का जो डेंसिटी हम बताया था ना, घनत्व, इसका मतलब कम है, लेकिन इसके नीचे जैसे जाएंगे तो इसकी मतलब क्या होगा, घनत्व में वृद्धि हो रही थी। तो जो ये मैग्मा निकलता है नीचे से, पृथ्वी के नीचे ही है ना, ये पृथ्वी मतलब भूपर्पट्टी के नीचे ही है मैग्मा, जब ये निकलता है तो इसके जो घनत्व है मैग्मा का, ये बाहर जो बाहरी परत है उसके घनत्व से ज्यादा रहता है। इस वजह से हम लोग बता सकते हैं कि ये मतलब एक साक्ष्य मतलब प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है ज्वालामुखी से। और फिर बात करते हैं हम भूकंप की। भूकंप के लिए देखो क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जब भूकंप आता है तो क्या होता है, एक मूल केंद्र होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और एक अधिक केंद्र होता है जिसे एपिसेंटर कहते हैं। अधिक केंद्र या अभिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। ठीक, ये समझिए, जो फोकस होता है, यहाँ से जब भूकंप आता है तो ये पहले मतलब कि निकलेगा तो अधिक केंद्र एपिसेंटर पे पहुंचेगा, फिर यहाँ से चारों तरफ फैलेगा। तो यहाँ पे जब इसकी तरंगे क्या होती है, भूकंप में तरंगे होती हैं 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होती है मतलब कि लास्ट वेव जिसे कहते हैं, अंतिम में जो निकलती है, यल, पी, एस, यल, 3 तरंगे होती है। तो हम बता देते हैं जो तरंगे तीनों होती हैं, ये पी और एस तो भूपर्पट्टी से नीचे जाती है, लेकिन जो यल तरंगे होती हैं
वो बस भूप्रकृति के ऊपर ऊपर रहती हैं और ये बहुत विनाशकारी तरंगें होती हैं। इसको भी हम भूकंप का अगला मतलब टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें समझेंगे अच्छे से, इसमें बस इतना जानकारी लेते हैं। तो जो पी और एस होते हैं ये एक समानांतर चलती रहती है तरंगें। ये कोर है, इनर कोर है या आउटर कोर है, ठीक है। ये पी तरंगे हैं और इसी के समांतर चलती हैं यस तरंगे। इसमें जो यस तरंगे होती हैं ये तो मतलब कहां तक, मीटर तक ही आती हैं यस तरंगे। देखिए ये यस तरंग है, ठीक, समानांतर है सब पी और यस। इसमें जो पी तरंगे होती हैं वो उनका क्या होता है कि स्पीड, भूकंप जो तरंगे होती हैं भूकंप वो स्पीड ज्यादा तेज होता है, इसलिए वो तेजी से चलती है। यस क्या है, थोड़ा सा मतलब उससे शुरू होती है फिर उससे शुरू होती है। इसमें देखिए क्या है, जो तेजी चलती है पी वो चल रही है, ठीक है, लेकिन यस तरंगे ये जो आता है मीटर तक चलती है, उसके बाद यस तरंगे क्या करती है यहाँ यहीं तक आती है, इसके बाद मीटर में नहीं जा पाती है। अरे सॉरी, मीटर तक आती है लेकिन ये बाहर कोर है, मतलब कोर में नहीं जा पाती है। बाहरी कोर कैसा है, तरल है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये कैसा है, तरल है, इसलिए इसमें नहीं जाती। लेकिन ये तो ठोस है, ठोस में चलनी चाहिए इसको, लेकिन नहीं चलती क्योंकि बाहर उसको बाहर से क्या मिल रहा है, तरल मिल जा रहा है, इसलिए वो मुड़ जाती है इधर। लेकिन जो प्रारंभिक तरंगें होती हैं वो इसमें तरल में भी चलती है। प्रारंभिक तरंग जो होती है भूकंप की, वो प्रारंभिक तरंग भी इसमें बाहर कोर में तरल वाले भाग में चलती है। इसमें लेकिन थोड़ी सी दिशा परिवर्तन होती है, इधर उधर मुड़ जाती है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन चलती हैं ये भी प्रारंभिक तरंगें, ठीक। जिस कारण से हमको पता चलता है कि ये पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का कोर का बाहरी कोर, इनर कोर और बाहरी जो आउटर कोर है, ये तरल है। कैसा है, तरल है, लिक्विड फॉर्म है। और बाकी बीच वाला क्या है, कठोर है। ये पूरे आयरन से भी ज्यादा इसका वो है, कठोर। ये भूकंप के साथ से हमको पता चलता है कि बीच में इसके तरल है। जिस तरह से भूकंप ये क्या है, पी और इस तरह की मूर्ति जा रही हैं, घनत्व तो अधिक पड़ता है, इसलिए तो घनत्व एक बराबर है तो सीधे जाते हैं, लेकिन घनत्व तो अधिक पड़ने का अपने रास्ते से भटक के साइड मुड़ जा रही है, क्योंकि साइड उनको घनत्व कम मिलता है, कम घनत्व की तरफ मूर्ति चली जाती है, पी और यस तरंगे, ठीक है। और ये बताया था कि यस तरंगे जो होती हैं वो तरल मतलब तरल वाले भाग में नहीं चल पाती हैं, बाकी पी तरंगे चल लेती हैं। इससे पता चलता है कि जो बाहरी कोर है वो तरल का है। तो ये हम 60 प्रमाण से हमको सिद्ध हो गया कि क्या कैसे है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब थोड़ा सा हम लोग एक और फिगर बनाएंगे, उसमें समझेंगे कि क्या कैसे है इसका मतलब क्रस्ट और प्रॉपर्टी और क्या कहते हैं मेटल और इसको कोर को अच्छे समझ लेंगे। अब देखेंगे हम पृथ्वी के जो रासायनिक कुछ मतलब मिलते हैं, रासायनिक संगठन और कुछ विभिन्न परतें बनती हैं, उसको हम एक फिगर बना के इस पे समझेंगे, ठीक है। ये फिगर कैसे निकाले हैं, जैसे पृथ्वी हमारी जैसे गोल है, तो इसमें ये वाला भाग केंद्र से केंद्र तक ये वाला भाग हम निकाले हैं बाहर, उसको समझाने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि जो ये बाहरी परत है क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि नहीं हमारे, क्रस्ट से करते हैं, क्या है क्रस्ट। ये क्रस्ट की लगभग लंबाई हम देखा जाए तो 35 तक लगभग मानते हैं, औसत लंबाई 0 से कितना 35 किलोमीटर। और टोटल लंबाई के तक कितनी बताए थे हम, इसकी त्रिज्या कितनी थी 6370 किलोमीटर, ठीक। तो 35 किलोमीटर जो होती है दूरी, ये आएगा आपकी क्रस्ट की। औसत है ये 35, लगभग 120 तक मतलब मिलती है। कहाँ पे, सागरों में, महासागरों में 120 तक मिलती है। ये आपका क्रस्ट है।
फिर क्रस्ट के बाद नीचे हम जाएंगे, जैसे पृथ्वी के अंदर पढ़ेंगे हमको मिलेगा मेटल। क्या मिलेगा? मेटल। मेटल इसकी कितनी लंबाई होगी? 3100, अरे सॉरी 2900, लगभग 2900 किलोमीटर का। फिर उसके बाद मिलेगा हमको बाहरी कोर। बाहरी कोर ये लगभग रहता है 5150, मतलब 5150 किलोमीटर का। और 63 मतलब 6370 तक तो इसका पूरा आंतरिक कोर मतलब रहता ही है। ये 3 परतें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, सबकी एक लंबाई है निश्चित। इसमें हम बात करते हैं क्रस्ट और ये क्या कहते हैं मेटल। मेटल के बीच में थोड़ा मतलब लिक्विड तरल पदार्थ जो बताए थे, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के समय जो होता है। ये तरल पदार्थ होता है, यही मैग्मा जिसमें जो रहता है, जो ज्वालामुखी होता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। ठीक, और इसको कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं पूरा मतलब एस्थेनोस्फीयर, जितना ये लिक्विड पदार्थ होता है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ये तरल पदार्थ जो है क्रस्ट और मेटल के बीच में आएगा। ठीक, और बात करते हैं इसी में घनत्व को फिर से देखते चलते हैं। तो क्रस्ट का जो घनत्व होता है, क्रस्ट का घनत्व कितना बता है? 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, क्रस्ट का। और इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो इसको मतलब हम सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से निर्माण इसका हुआ रहता है। किसका? क्रस्ट का। इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे सियाल। सियाल इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये दो चीज इसमें रहती है। इसका इससे से निर्माण इसका हुआ रहता है। ठीक, दो रासायनिक तो जो इसमें है क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। फिर आगे देखिए मेटल। मेटल में देखते हैं मेटल में क्या मिलेगा? इसको हम सीमा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रासायनिक तत्व दो हैं वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, इसका मेटल में देखिए, इसे हम सीमा करते हैं। इसमें क्या है? सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है। ठीक, इसी वजह से इसको सीमा करते हैं। और कोर की बात करते हैं तो कोर में क्या मिलेगा? रासायनिक तत्व जो रहेगा उसमें निकिल और फेरस, फेरस लोहा, इसे हम नीफे कहते हैं। क्या कहेंगे? नीफे। कोर में मतलब बाहरी और आंतरिक कोर दोनों में नीफे। इसमें देखिए क्या है? निकिल, निकिल या निकिल कहते हैं। और लोहा, दो रासायनिक तत्व इसमें, इस वजह से इसे नीफे करते हैं। ये तो रासायनिक तत्व बता दिए क्या किसमें क्या पाया जाता है। अब इसमें कुछ असंबद्धताएं बनती हैं, उसको देख लेंगे। जैसे कि क्रस्ट और मेटल के बीच में कौन सा असंबद्धता है उसको देखेंगे। मेटल और इसके बाहरी कोर के बीच में कौन सा है, फिर इसमें ये क्या है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखो ये क्रस्ट है और ये क्या है, यहाँ पे जो बॉर्डर है
ये क्रस्ट है, ये मेटल है, इसके बीच में जो असमानताएं बनती हैं इसे कहते हैं मोहो असंबंधता। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। जो असमानताएं बनती हैं, डिवीजन मतलब बीच को अलग करता है भाग दो भागों में, इसे मोहो असंबंधता कहते हैं। ठीक, अब फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे मेटल और बाहरी कोर में, मेटल और बाहरी कोर के बीच में जो असमानता बनती है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पूछता ही रहता है। इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबंधता, गुटेनबर्ग असंबंधता, इसको लिख लेंगे। ठीक, एक और असंबंधता है, उसको भी देख लेते हैं, जो बनता है बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच। यहाँ पे इसे कहते हैं लेहमैन असंबंधता। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो इसकी खोज की है तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। मोहो असंबंधता, मोहो नाम के थे भूगर्भ शास्त्री, गुटेनबर्ग उनके नाम पे ये है, और जो लेहमैन है वो उनके नाम पे यहाँ पे था। ठीक, तो कौन सा है ये? लेहमैन। ठीक, ये तीन असंबंधताएं बनती हैं इसमें। इसके अलावा भी कुछ और असंबंधताएं बनती हैं जो मतलब थोड़ा हाई लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कंट्राड यहाँ पे ऊपरी भूप्रपट्टी अलग कर देंगे, पिछली भूप्रपट्टी अलग कर देंगे, उनके बीच में जो बनेगा उसे कंट्राड असंबंधता करते हैं। और फिर एक मेटल में बन जाता है कि ऊपरी मेटल निचली मेटल, उसके बीच में रेपिड असंबंधता बनती है, तो उसको अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। छोटे छोटे एग्जामों में जैसे ज्यादा यही सब इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मोहो असंबंधता, गुटेनबर्ग असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। और इसमें देखिए ये जो हम लिख रहे थे घनत्व की बात कर रहे थे यहाँ पे लिखने के लिए, तो भूप्रपट्टी के बता दे 209, और मीटर पे कितना था घनत्व? 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और कोर का कितना बताया थे? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लगभग औसत के घनत्व की बात करें, पृथ्वी की औसत घनत्व कितनी है, इसको हम पॉइंट वाइज यहाँ लिख लेते हैं। पृथ्वी की औसत घनत्व, पृथ्वी की औसत घनत्व ये 5.5, कितना? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है औसत घनत्व पृथ्वी की। ठीक, इसमें एक चीज और बताते हैं कि जो ये भाग है, जो क्रस्ट का भाग है, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक, और जो मेटल का भाग है इसे पाइनोस्फीयर कहते हैं, और जो फिर तुम्हारा कोर का भाग आएगा इसे हम कहेंगे बैरोस्फीयर। इसको भी नोट कर लेंगे। और ये भाग जो है हमारा कोर वाला, इसे कहेंगे बैरोस्फीयर, बैरो। इस नाम से भी इस मतलब परत को जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना समझने के लिए, इसे पॉइंट वाइज यहाँ पे समझ लेते हैं। मोहो असंबंधताएं कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट और मेटल के बीच में। और मेटल और बाहरी कोर के बीच में कौन से संबंधता है, इसको लिख लीजिए। गुटेनबर्ग।
और बाहरी मेटल और आंतरिक, अरे सॉरी, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच, बाहरी कोर क्या है, लेहमैन, यही है नाम, लेहमैन असंबद्धता। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सब नोट वाइज आप लोग लिख लेंगे, इसमें समझा दिए हैं हम। फिर से देख लीजिए, क्रस्ट है आपका, मेटल है, फिर उसके बाद बाहरी कोर आंतरिक कोर, 4 भाग में बांट देते हैं। फिर इसमें देखते हैं, इसमें इस भाग को लिथोस्फीयर करते हैं, मेटल वाले भाग पे पाइनोस्फीयर करते हैं, और जो कोर वाला भाग है इसे बैरोस्फीयर करते हैं। और इसी में देखिए एस्टिनोस्फीयर किसे करते हैं, जो तरल भाग रहता है किस कहाँ पे, क्रस्ट और मेटल के बीच, मतलब यहाँ पे जुड़ते हैं ये, वहाँ पे तरल भाग होता है, उसे एस्टिनोस्फीयर करते हैं, अलग नाम है। बाकी फिर इसमें देखेंगे क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जिस कारण से इसे सियाल कहते हैं। और फिर मेटल में देखें सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन मैग्नीशियम, जिसे इस कारण इसे सीमा कहते हैं। और कोर में देखेंगे सबसे ज्यादा पाया जाता है निकिल और लोहा, फेरस, जिसे नीफे कहते हैं। ठीक, और इसकी घनत्व की बात एग्जाम पूछता है तो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। और फिर मेटल का जो घनत्व होता है 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, और सबसे ज्यादा घनत्व होता है कोर में 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इंपॉर्टेंट जो कुछ समझने के लिए था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ये हम लोगों ने आज समझ लिया है। तो हमारा टॉपिक आज यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।